गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक बाल भाषा भारती के पाठ 2 समय नियोजन का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक समर बहादुर सिंह जी हैं। इन्होंने इस पाठ में समय नियोजन की आवश्यकता पर, उसके लाभ पर और उसके जीवन में हम कैसे सीख सकते हैं समय नियोजित करके अपने विद्यार्थी जीवन में, अपने सामान्य जीवन में हम कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, इन सब के बारे में निबंध के माध्यम से रखा है। ये निबंध विधा में लिखा गया है। ये पाठ निबंध जिसको कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं व्याकरण की कक्षा में कि निबंध किस प्रकार लिखते हैं। निबंध में सूचनाओं का या किसी भी महापुरुष के विचारों को, उनकी पंक्तियों को हम उद्धृत करके लिखते हैं और उसमें अपने विचारों को भी क्रमबद्ध तरीके से जहाँ उपयुक्त होता है वहाँ क्रम से अपने विचारों को रखते हुए लिखते जाते हैं और तब हम उसे एक निबंध का रूप दे देते हैं। उसी विधा पर ये पाठ समर बहादुर सिंह जी ने लिखा है, जिसका शीर्षक है समय नियोजन। शीर्षक से ही हमें पता चल जाता है कि समय को किस प्रकार हम नियोजन करते हैं। नियोजन का मतलब है कि हम प्लान करते हैं, किस प्रकार समय है हमारे पास, जितना भी 24 घंटे का दिन और रात मिला करके एक दिन का ही यदि हम प्लान बनाते हैं पहले, तो हम नियोजित करते हैं कि हमको किस चीज़ में, किस काम में, किस विषय पे हमें कम समय लगाना है, किस पे ज़्यादा समय लगाना है। इस प्रकार हम पूरे दिन भर की एक तालिका बना लेते हैं, समय तालिका बना लेते हैं और उसी के अनुसार उस काम पर उस समय को हम खर्च करते हैं, व्यय करते हैं। जिस प्रकार हम किसी भी आय के स्रोत का जो आय होता है हमारे घर का, उसको हम कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, उसकी एक व्यवस्था बनाते हैं, उसको एक नियोजित ढंग देते हैं कि हमें किस चीज़ पर कितना खर्च करना, किस मत पर कितना खर्च करते हैं। उसी प्रकार हम समय को भी किस पर ज़्यादा खर्च करना है, किस विषय पर कम खर्च करना है, हम इसका नियोजन करते हैं, प्लान करते हैं और तब हम इस प्रकार कार्य करते हैं उस पर, तो हमें जीवन में सफलता मिलती है। इसी बात को समर बहादुर सिंह जी ने इस निबंध के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसमें उन्होंने 2 महापुरुषों के जीवन की जो दिनचर्या थी, जीवन की जो दिनचर्या थी, उसको बताते हुए हमारे सामने प्रेरणा रखी है। हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि किस प्रकार वे 2 महापुरुष, जो कि जिनका नाम नेहरू जी और महात्मा गांधी जी हैं, उनके जीवन की जो रोज़मर्रा की चीज़ें थीं, रोज़मर्रा के जो उनके क्रियाकलाप थे, कार्यक्रम थे, उसको रखते हुए उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है नेहरू। अब हम आते हैं पाठ के मुख्य भाव पर, जो कि आपके पुस्तक में बॉक्स में दिया हुआ है। सबसे ऊपर 3 लाइन में उसको पढ़ते हैं, उसको समझाते हैं और फिर नीचे पाठ का वाचन करते हुए हम पाठ के कठिन शब्दों को और उसके कठिन वाक्यांशों को, वाक्य के टुकड़ों को, वाक्यांशों का मतलब टुकड़ों को हम समझाते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और पाठ को पूरा करेंगे। समय नियोजन जीवन की आवश्यकता है, यह उन्नति की कुंजी है। समय नियोजन के महत्व को भली प्रकार समझकर और उसका सावधानी से पालन करके ही हम उन्नति के सोपान पर चढ़ सकते हैं। सोपान का मतलब सीढ़ी। तो आइए समय नियोजन के बारे में पाठ में वर्णित अनेक पक्षों को जानने का प्रयास करें। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि समय नियोजन हमारे जीवन की आवश्यकता है, ज़रूरत है और यही हमारी उन्नति की चाबी है। कुंजी का मतलब चाबी है, हमारी सफलता की, उन्नति के आगे बढ़ने की जो है एक चाबी है, जिसको हम कसने से हम आगे बढ़ सकते हैं। समय नियोजन के महत्व को भली प्रकार समझ करके और उसके महत्व को समझते हुए सावधानी से उसका पालन करके हम उन्नति की सीढ़ियों को, सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं पाठ को हम पढ़ते हैं।
हम अक्सर शिकायत किया करते हैं समय के अभाव की, समय न मिलने की, पत्र का उत्तर न दे सका समयाभाव के कारण, कसरत नहीं कर सकता समय न मिलने के कारण, लिख पढ़ नहीं पाता समय की कमी के कारण। किंतु यदि हम सही ढंग से आत्मविश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हमारी ये शिकायतें अक्सर गलत होती हैं। अब यहाँ पर कठिन शब्द आत्मविश्लेषण, आत्मविश्लेषण दिया हुआ है स्वयं की जांच पड़ताल, स्वयं की जांच पड़ताल। तो कैसे हम स्वयं की जांच पड़ताल करेंगे? जब हम अपने अंदर झांकेंगे, अपने सोचे हुए अपने विचारों को समझेंगे कि क्या गलत है क्या सही है, उसके स्वरूप को, उसके रूप को पहचानने की हम चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे, तभी हम जानेंगे कि हमने क्या किया। तो इसको ही हम आत्मविश्लेषण कहते हैं, एनालिसिस, इंग्लिश में विश्लेषण को एनालिसिस कहते हैं। आत्म माने अपना, तो अपना विश्लेषण हम अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, तभी हमें पता चलेगा। क्या कह रहे हैं लेखक पहली लाइन से कि लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि हमें समय नहीं मिला, अभाव मतलब कमी होता है, समय नहीं मिला इसलिए हम पत्र नहीं लिख पाए किसी को समय नहीं मिला तो हम उससे मिल नहीं पाए, आदि आदि। तो लिख नहीं पढ़ पाता, समय ही नहीं मिला, क्या करें हम। तो इस प्रकार जो है ये बात जो लोग करते हैं वो एक्चुअल होता नहीं है, वो गलत होते हैं। वो लोग यदि अपने आप का सही आत्मविश्लेषण करें, अपने आप में मंथन करें, आत्ममंथन करें, सोचें विचारें, तो ये शिकायतें अक्सर गलत सिद्ध हो जाती हैं। हम अपने को समझ नहीं पाते और तभी ऐसी शिकायतें करते हैं। यह हमारा आलस्य है जो सदैव समय के अभाव की दुहाई दिया करता है। वस्तुतः कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, वस्तुतः यहाँ मीनिंग दी हुई है, वस्तुतः मतलब वास्तव में, समय अभाव मतलब समय की कमी। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है लेखक के कि ये वास्तव में ये समय की कमी नहीं होती है, ये वो व्यक्ति अपना आत्मविश्लेषण नहीं कर पाते, अपने आप को समझ नहीं पाते और इस प्रकार की शिकायत करते हैं। वास्तव में ऐसे व्यक्ति जो समय के अभाव की शिकायत करते हैं वे आलसी होते हैं, वे आलस्य है, वो उनका आलस्य है जो सदैव ही समय की कमी की दुहाई देते रहता है। हमेशा उनका जो आलस्य है वही बार बार जो है उनका मन ही नहीं करता काम करने का, सोचते हैं थोड़ी देर बाद और कर लेंगे, छोड़ो अभी आराम कर लेते हैं, टाल मटोल करते हैं काम में अपने आलस्य के कारण। लेकिन वस्तुतः वास्तव में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इन व्यस्तताओं के बीच में, सबका जीवन व्यस्त होता है, सब बिजी होते हैं, व्यस्त मतलब बिजी, व्यस्त होते हैं, बिजी होते हैं, लेकिन उन कामों को ना कर सके, व्यस्तताओं के बीच भी उन कामों को ना कर सके। बिजी होते हैं लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वे उन कामों को ना कर सकें जिनको वह करने पर उतारू हों। उतारू हों मतलब करने की चाह रखते हों और करने के लिए तत्पर हों। यहाँ पर उतारू का मतलब क्या है? तत्पर रहना। जिसे करना वह अनिवार्य मानता और जिसे करना वह आवश्यक भी मानता है। अनिवार्य मतलब आवश्यक। तो यहाँ जब व्यक्ति किसी काम की चाह रखता हो करने की और उसको करने को आवश्यक भी, अनिवार्य भी मानता हो, तो निश्चित ही वो कहीं ना कहीं से अपना समय निकाल लेगा और वो काम निश्चित ही पूरा होगा। अब सेकंड पैरा, नेहरू जी कितना व्यस्त रहते थे। यहाँ पर नेहरू जी के बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में बताते हुए उनसे प्रेरणा लेने की हमें शिक्षा देते हैं लेखक। कहते हैं कि नेहरू जी कितना व्यस्त रहते थे। व्यस्त मतलब वही बिजी रहते थे, कितना व्यस्त रहते थे। प्रधानमंत्री के नाते उन पर कितना दायित्व था। दायित्व मतलब जिम्मेदारी, दायित्व मतलब जिम्मेदारी। उन पर कितनी जिम्मेदारी थी। उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन ने बताया, नेहरू जी के पास रोज इतनी सारी फाइलें आती जाती थी, किंतु दूसरे दिन वे उन सभी को निपटाकर वापस भेज देते। जहाँ तक बस चलता एक दिन की भी देर न करते। जरा सोचिए उनकी व्यस्तता को, जो दिन भर न जाने कितने आदमियों से मुलाकात करते थे, कितनी गंभीर समस्याओं पर सहकर्मियों मतलब साथ काम करने वालों
के साथ सहकर्मियों से विचार विमर्श करते थे, मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। विचार विमर्श का मतलब है विचारों का आदान प्रदान करना, अपने विचारों को व्यक्त करना, दूसरे के विचारों को सुनना आदि। तो विचार विमर्श, वहाँ मंथन चलता था, विचारों का मंथन चलता था। कितनी सभा सोसाइटियों में जाते थे, बहुत सारी सभाएं होती थी, जैसे लोगों को इकट्ठा करके और अपनी बात कहना, बताना, उन लोगों को सोसाइटी लोगों के बीच में जाना में जाते थे। किंतु फिर भी वे व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए भी निकाल लेते थे। इतना व्यस्त थे नेहरू जी, प्रधानमंत्री थे, चूँकि उनके पास बहुत सारे देश विदेश के लोग, बड़े बड़े लोग, उनके सहकर्मी आदि विचार विमर्श करते थे। फिर भी वो इन सब के बावजूद सब रोजाना फाइलों को निपटा करके, उसको देख करके, उस पर साइन सिग्नेचर करके देना और उसके बाद से ये सभा सोसाइटी में जाना, उसके बाद भी वो समय निकालते थे। किसके लिए? अपनी जो दिनचर्या थी दैनिक, जिससे वो फिट रह सकें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, तो उसके लिए वो क्या करते थे? दैनिक व्यायाम, प्रतिदिन वो एक्सरसाइज, व्यायाम का मतलब एक्सरसाइज, व्यायाम करते थे और मनोरंजन, इंग्लिश में इसको इंटरटेनमेंट बोलते हैं, मनोरंजन के लिए भी अपना वक्त निकाल लेते थे, समय निकाल लेते थे। थर्ड पैरा, गांधी जी भी कम व्यस्त नहीं रहते थे। दर्शनार्थियों की भीड़, अब दूसरे में जो है गांधी जी के बारे में बताते हैं, उनकी दिनचर्या के बारे में बताते हुए कह रहे हैं, गांधी जी भी कम व्यस्त नहीं रहते थे। दर्शनार्थियों की भीड़ तो उन्हें घेरे ही रहती, मुलाकातियों का भी तांता बधा रहता, देश विदेश के अनेक पेचीदा मामलों पर विचार विनिमय होता, अखबारों के लिए लेख लिखे जाते। किंतु फिर भी न गांधी जी की प्रार्थना सभा के समय में हेरफेर होता और न उनके प्रातः भ्रमण में ही बाधा आती थी। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने से भेजे गए पत्रों का जवाब भी वह अक्सर हाथ से ही लिख कर देते थे। अब यहाँ पर जो है दर्शनार्थी शब्द जो है, दर्शनार्थी का मतलब दर्शन करने आने वाले, जो लोग उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे, उनके भजन कीर्तन से प्रभावित थे, वे उनका दर्शन करने के लिए आते थे। मुलाकातियों का तांता बंधा रहता था, तांता बंधा रहता था, तांता बंधना मतलब यहाँ मुहावरे का प्रयोग हुआ है, मतलब कतारें लगी होती थी, लाइन लगा रहता था। किसके? मुलाकातियों का, मिलने वालों का। मुलाकातियों का मतलब मिलने वाले। देश विदेश के अनेक पेचीदा मामलों पर विचार विनिमय होता। देश विदेश मतलब देश का ही नहीं, विदेशों के भी अनेक पेचीदा मामलों पे, पेचीदा मतलब उलझा हुआ, जिस पेच से पेचीदा शब्द बना हुआ है, पेच स्क्रू को कहते हैं, और स्क्रू में क्या होता है? चूड़ी बनी होती है जिसको हम कसते हैं पेचकस से, तो घुमावदार होता है, उसी से इसका मीनिंग है पेचीदा, मतलब उलझा हुआ, घुमावदार जो मामला, पेचीदा मामला जिसका कोई सोल्यूशन न निकलता हो, तो कोई परिणाम न निकल रहा हो, ऐसे मामलों का भी विचार विनिमय, विचारों का, ऐसे विचारों का भी विनिमय मतलब आदान प्रदान होता था, लेना देना होता था। विनिमय शब्द जो है वो अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में प्रयोग होता है एक्सचेंज के रूप में, कि हम पैसे रुपए का विनिमय करते हैं, पैसे दे करके सामान लेते हैं, और या तो सामान से सामान भी एक्सचेंज करते हैं, तो एक्सचेंज वो इकोनॉमिक भाषा में, अर्थशास्त्रीय भाषा में हम प्रयोग करते हैं विनिमय शब्द हिंदी में। तो ये यहाँ पे विचारों का आदान प्रदान होता था। अखबारों के लिए लेख लिखे जाते थे, वे अखबारों के लिए आर्टिकल्स, लेख मतलब आर्टिकल, आर्टिकल भी लिखते थे उसी में। लेकिन फिर भी गांधी जी की प्रार्थना सभा में, जो प्रार्थना सभा सुबह की होती थी उनकी, उसके समय में हेर फेर मतलब कोई बदलाव नहीं होता था, और न ही उनके प्रातः भ्रमण में। प्रातः भ्रमण मतलब जो सुबह के समय में वो टहलने जाते थे, भ्रमण मतलब घूमना, संस्कृत का शब्द है, प्रातः मतलब सुबह, सुबह के समय जो टहलने जाते थे, घूमने जाते थे, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आती थी, वो कभी नहीं रुकते थे, वो नियमित रूप से ये करते जरूर थे। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने से भेजे गए पत्रों का जवाब भी वह अक्सर हाथ से ही लिख कर देते थे। उस समय इतना ज़्यादा फ़ोन का या क्या कहते हैं किसी भी टेलीग्राम का मतलब ज़्यादा नहीं था कि फ्रीक्वेंटली इतना भेजा जाए, बहुत है तो तार भेजना, टेलीग्राम भेजना, यही तक था। तो वो
पत्र के द्वारा उस समय ज़्यादा बातचीत अपने देश विदेश या अपने भेजा जाता था, तो वे भी जो है अपने हाथ से उस पत्र का जवाब लिख करके देते थे अक्सर। तो इतना समय वो निकालते थे अपने दिनचर्या में, और तब भी जो है वो चूँकि समय को अपने नियोजित करके रखते थे, किस समय पर कितना किस काम के लिए कितना समय देना है वो अच्छे तरीके से जानते थे और उस पर समय देते थे। इसलिए वो इतने सफल व्यक्ति, इतने महान व्यक्ति बने और हमारे देश के लिए उन्होंने कुछ किया, और देश ही नहीं विदेशों में भी उनका आज नाम लिया जाता है, उनके सिद्धांतों के कारण, उनके विचारों के कारण, उनके कार्यों के कारण। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। गांधी और नेहरू दोनों का जीवन प्रमाणित करता है कि यदि हम अपना समय सोच समझकर विभाजित कर लें, मतलब बांट लें, विभाजित करना का मतलब बांटना, विभाजित कर लें और फिर उस पर दृढ़ता से, मतलब कड़ाई से, दृढ़ता से आचरण करें, मतलब पालन करें उसका, तो अपने निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिलता रहेगा। अब कह रहे कि गांधी और नेहरू का जीवन जो था वो ये प्रमाणित करता है, वो सिद्ध करता है कि यदि हम अपना समय सोच समझ करके बांट लें और फिर उस पर दृढ़ता से, कड़ाई से पालन करें, तो निश्चित ही जो हम अपना व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब जो हम अपना काम करते हैं, जैसे हमारा कोई भी टीचिंग प्रोफेशन है या किसी का दुकान है, कुछ भी कोई भी काम करता है, उस काम के अतिरिक्त भी उसको वक्त मिल जाएगा और भी काम करने के लिए, और फिर समय की कमी की शिकायत कभी नहीं रहेगी। हाँ, इसके लिए हमें सतत सचेष्ट और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा। इसके लिए सतत माने लगातार, सतत मतलब लगातार, सचेष्ट मतलब बिल्कुल चेष्टा के साथ, प्रयत्न के साथ हमें जागरूक भी जरूर रहना होगा, जागरूक भी जरूर रहना होगा, अलर्ट भी रहना होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय धन के समान है, अतः सावधानी और सतर्कता से हम अपने धन का हिसाब तो रखें, पर समय के हिसाब में थोड़ा ज़्यादा ही सावधानी बरतें। कारण धन तो आता जाता रहता है, किंतु समय फिर वापस नहीं आता। समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया उसने जीने की कला सीख ली, सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली। अब यहाँ पर क्या है, इस पैराग्राफ में लेखक ने बताया है कि किसी मनीषी ने, किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि समय धन के समान है, समय की तुलना धन से की गई है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। अतः सावधानी और सतर्कता से हम अपने धन का हिसाब तो रखें, पर समय के हिसाब में थोड़ा ज़्यादा ही सावधानी बरतें। कह रहे हैं कि धन और समय एक ही बराबर है, हम धन को सतर्कता से खर्च करते हैं, ठीक है, लेकिन समय को उससे ज़्यादा सतर्क होकर के खर्च करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि धन तो आता जाता रहता है, धन हम खर्च करते हैं, फिर मेहनत करेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा, लेकिन समय फिर वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दिन बीतता है, सप्ताह बीतता है, महीने बीतते हैं, वर्ष बीतते हैं, वर्षों बीतते हैं, तो इस तरीके से बीतते चले जाते हैं, लेकिन बीता हुआ कल बीता हुआ ही होता है, वो हमारा भविष्य नहीं बन सकता है, वो अभी वापस नहीं, कभी वापस नहीं आ सकता है। तो इस प्रकार जो है हमें समय को, जो हमें समय मिला हुआ है, उसे बड़ी सावधानी पूर्वक खर्च करना चाहिए। कह रहे हैं कि समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया उसने जीने की कला सीख ली। जीने की कला सीख ली मतलब जीवन जीने का ढंग, तरीका सीख लिया कि किस प्रकार सुख और सम्मानित जीवन हम जी सकते हैं, सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली। जिसने समय के बजट को बनाना सीख लिया। बजट जो है ये भी जो है अर्थशास्त्र की भाषा में है बजट बनाना। जैसे आपका सरकार का बजट बनता है, आय और व्यय
कि सरकार के पास पैसा आया हुआ है, इतना पैसा उसके पास है टैक्स से कहीं से भी, और फिर वो किस किस मद में वो खर्च करता है, रक्षा के मद में, लोगों के कल्याण के मद में, रेल बजट में, रेल के मद में, इन सब में वो अलग अलग बांटता है, जिससे कि हमारे देश का विकास हो, हमारे देश की उन्नति हो। तो इस प्रकार सरकार बजट बनाती है। गृहिणियां घर की घरेलू बजट बनाती हैं, उनके पति जितना भी पैसा कमाते हैं वो पैसे का किस प्रकार हमको कितना किस वस्तु पर खर्च करना है, स्वास्थ्य के सामानों पर खर्च करना है, या श्रृंगार के सामानों पर खर्च करना है, या शिक्षा पर खर्च करना है बच्चों के, या घर बनाने या कपड़े के उसमें मद में, तो वो अपने जो आय है उसको किस किस मद में व्यय करती हैं नियोजित ढंग से, कि उनकी घर की व्यवस्था अच्छी तरह से चल पड़े, इसी और सुख की तरफ, उन्नति की तरफ आगे बढ़ें। उसी प्रकार समय की जिसने भी अपनी नियोजित करना सीख लिया, उसको विभाजित करना ढंग से सीख लिया, तो समझ लो कि उसे जीने की कला आ गई, उसने जीवन जीने की कला सीख ली और सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली। जो भंडार है सुख समृद्धि के, उसने प्राप्त कर ली, उसने कुंजी चाबी प्राप्त कर ली, और उसे जो है वो खोलने पे वो सब कुछ जो उसके सफलता के लिए चाहिए वो सब कुछ उसे मिल जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, समय विभाजन के अनुसार काम करने पर हम देखेंगे कि हमारे जीवन की व्यस्तता के बीच भी कितनी निश्चिंतता आ जाती है। सभी काम सुचारू रूप से और निश्चित समय पर अनायास होते चलते हैं। कसरत के लिए समय निकल आता है, आध्यात्मिक चिंतन के लिए, मनन चिंतन के लिए भी, और पठन पाठन के लिए भी। यही नहीं, अपने व्यवसाय में भी हम पहले से कहीं अधिक कुशल, कहीं अधिक सक्षम बन जाते हैं। सारी उतावली, सारी परेशानी न जाने कहाँ काफूर हो जाती है। काफूर हो जाती है मतलब गायब हो जाती है। अब इस पैराग्राफ में बताया गया है कि समय विभाजन के अनुसार यदि हम काम करेंगे तो किस प्रकार हमारे जीवन की व्यस्तता के बीच में, जो हम बहुत बिजी रहते हैं उसके बीच में भी हमारे जीवन में निश्चिंतता आ जाती है। हमारे सभी काम बड़े सुचारू ढंग से अपने आप अनायास, सुचारू मतलब सुंदर ढंग से अनायास होते चले जाते हैं। हमें सब कसरत के लिए भी समय मिल जाता है। हमें आध्यात्मिक मतलब पूजा पाठ, ईश्वर की से मिलन के जो आध्यात्मिक चिंतन है, इच्छा है, उसके लिए भी हमें समय मिल जाता है। पठन पाठन, पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए भी हमें समय मिल जाता है। यही नहीं, इसके अतिरिक्त हम अपने व्यवसाय में जो हम काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, डॉक्टरी का काम करते हैं या टीचिंग का काम करते हैं या इंजीनियरिंग का काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, कोई व्यवसायी हैं हम, तो उस व्यवसाय में, व्यवसाय का मतलब ये उस प्रोफेशन में हम सब कहीं पहले से अधिक दक्ष होते चले जाते हैं, सक्षम होते चले जाते हैं, योग्य होते चले जाते हैं, और हमारी सारी उतावली, जो उतावलापन, जो बेचैनी होती है, सारी परेशानी सब दूर हो जाती है। काफूर होने का मतलब दूर होना, दूर हो जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, हम जीवन में क्या चाहते हैं? सुख, समृद्धि, शांति, यही ना? किंतु ये चीज़ें तभी मिल सकती हैं जब हम इनको पाने का निरंतर प्रयास करते चलें। यदि हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा तन मन कैसे स्वस्थ और सबल बन सकेगा? विषम परिस्थितियों में भी हम अपना संतुलन कैसे बनाए रख सकेंगे? अतः जीवन को सही अर्थों में सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इन सभी की साधना में रोज कुछ न कुछ समय लगाएं। इस पैराग्राफ में लेखक क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम जीवन में क्या चाहते हैं? सुख, समृद्धि, शांति, यही 3 चीज़ हम चाहते हैं, और ये तभी मिल सकती है जब हम अपने काम, जो भी हमारे रोज़मर्रा के काम हैं, व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय निकालें और हम उस पर रोज समय लगाएं, मन से लगाएं, तभी हमारा मन और तन और मन स्वस्थ रहेगा, और तभी हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रख पाएंगे।
अतः जीवन को सही अर्थों में सफल यदि बनाना है तो ये आवश्यक है कि हम सभी कार्यों में जिसमें भी हमारी रुचि हो, जिसको हम करना चाहते हों, चाहे वो व्यायाम हो, चाहे वो चिंतन हो, चाहे अध्ययन हो, चाहे और कोई भी काम, हम उसकी साधना में मतलब उसके लगन में, हम उसके प्रयास में निरंतर रोज कुछ न कुछ समय अवश्य दें। उसकी प्रैक्टिस, साधना मतलब प्रैक्टिस करने, उसकी प्रैक्टिस जरूर रोजाना करें। नेक्स्ट पेज 16 पेज नंबर पे आते हैं हम। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम अपने समय का ठीक ठीक विभाजन कर लें, रोज उसका लेखा जोखा करते रहें। लेखक क्या कह रहे हैं कि ये तभी संभव होगा कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आए। यह तभी संभव होगा कि जब हम अपने रुचि के अनुसार अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने तन को, अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए हम अपने समय का ठीक ठीक विभाजन कर लें और उसके साथ केवल विभाजन न कर लें, उस पर अमल करें और उसका लेखा जोखा करते रहें। लेखा जोखा मतलब इसको भी व्यापारिक भाषा में किसी का भी हिसाब किताब करना। लेखा जोखा का रखना मतलब हिसाब किताब करना, कहाँ हम खर्च कर रहे हैं, किस प्रकार खर्च कर रहे हैं, उसको रखना, कहीं भी उसका ब्यौरा रखना। लेखा जोखा रखना मतलब उसका ब्यौरा रखना। तो यहाँ पर जो है लेखा जोखा करते रहें, ब्यौरा रखते रहें उसका। वस्तुतः जो समय की कद्र करना सीख गया वह सफलता का रहस्य समझ गया। वस्तुतः वास्तव में जो समय की कद्र, जो समय का सम्मान करना, कद्र मतलब सम्मान, उर्दू शब्द है कद्र, सम्मान करना सीख गया, निश्चित ही वह सफलता के राज को, रहस्य को समझ गया। हम अपने सुख, अपनी समृद्धि के लिए अपना समय विभाजन जितना शीघ्र कर लें उतना ही अच्छा है, क्योंकि किसी मनीषी ने यह चेतावनी पहले ही दे रखी है कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती हैं। जीवन से हमारे उदाहरण लिया गया। आपने देखा होगा कि समय की सुई जो है, घड़ी की सुई जो है, वो आगे की तरफ टिक टिक करती हुई चलती रहती है। वो कभी रुकती नहीं है किसी के लिए और ना ही पीछे मुड़ती है। और इसी तरह से आप देखिए, लहरों को भी देखते होंगे आप, समुद्र की लहरों को या नदियों की लहरों को भी। लेकिन समुद्र की लहरों को आप अपनी आंखों से देखते होंगे कि लहरें आती हैं, हम वहाँ खड़े रहते हैं, लेकिन वो हमारे लिए वहाँ ठहरती रुकती नहीं हैं, वो वापस चली जाती हैं बिना हमारा इंतजार किए हुए अपने लक्ष्य पर। तो कोई प्रतीक्षा नहीं करती है कि आप हमारे साथ चलेंगे तभी हम चलेंगे आपके साथ। तो हमें इस क्या मनीषी चेतावनी देते हैं, कोई ये समय भी नहीं रुकेगा आपके लिए और ना ही लहरें रुकेंगी। हमको इन लहरों और समय के साथ हमें आगे चलना है, हमें उनके साथ दौड़ना है, उनके साथ कंपटीशन करना, प्रतियोगिता करनी है और समय से आगे बढ़ करके हमें काम करना है। हम इसकी प्रतीक्षा में नहीं रहेंगे, किसी की भी प्रतीक्षा में हम खड़े नहीं रहेंगे। हम अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उस लक्ष्य की ओर समय को विभाजित करते हुए, उस पर अमल करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन का कई कारणों से अधिक महत्व है। यहाँ पर लेखक ने कहा है कि वयस्कों मतलब बड़े लोग जो 18 साल से, जो विद्यार्थी जीवन से ऊपर चले जाते हैं, व्यवसाय में लग जाते हैं, नौकरी में लग जाते हैं या प्रौढ़ हो चुके रहते हैं, तो उनकी अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन का कई कारणों से अधिक महत्व है। विद्यार्थी के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है ये समय का पालन। विद्यार्थियों को क्यों समय का इतना महत्व है? क्योंकि विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है और सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिलें तय करनी है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती हैं वे जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। जीवन पर्यंत मतलब पूरे जीवन भर, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक वो जीवन भर वो आदत बनी रहती है। विद्यालयों में छात्रों को समय तालिका
दी जाती है, लेकिन वह केवल 5-6 घंटों के लिए होती है। शेष 18-19 घंटों की भी कार्य तालिका बना लें। विद्यार्थी क्या करें, शेष आपको जैसे समय तालिका 5 या 6 घंटे की मिलती है, यहाँ पर पीरियड में बांट करके सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो उतना ही काफ़ी आपके लिए नहीं होगा। बाकी जो दिन भर का 24 घंटे में जो 18-19 घंटे आपके लिए बचते हैं, उसके लिए भी आप कार्य तालिका बना लें। तो निश्चय ही ऐसा करने वाले छात्र, विद्यार्थी न केवल परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण होंगे, उत्तीर्ण मतलब सफल होंगे, पास होंगे, बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक मतलब जो सोशल जीवन है, सोशली जो लोग एक्टिव रहते हैं, साहित्य से भरा हुआ जो माहौल होता है विशेष, संस्कृति जो कला के क्षेत्र में आदि कार्यक्रमों में, वे खेल कूद में, व्यायाम आदि में भी पर्याप्त समय देंगे और उसके लिए समय निकाल लेंगे। समय तालिका बनाने के बाद उनका दृढ़ता और निष्ठा के साथ पालन करना भी आवश्यक है। निर्धारित समय पर निश्चित काम करने से हमें जीवन में सफलता मिलती है। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि समय को हम नियोजित करके यदि चलते हैं तो हमें अपने जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। और इसी बात को लेखक ने पूरे अपने निबंध के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम मौखिक प्रश्नोत्तरों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य अक्सर क्या शिकायत किया करते हैं? मनुष्य अक्सर समय की कमी, समय के अभाव की शिकायत किया करते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? मनुष्य अक्सर समय की कमी, समय के अभाव की शिकायत किया करते हैं। ख प्रश्न, समय के अभाव की दुहाई कौन दिया करते हैं? समय के अभाव की दुहाई हमारा आलस्य देता रहता है, अर्थात आलसी व्यक्ति समय के अभाव की दुहाई देता रहता है। इसका आंसर इसे भी लिख सकते हैं कि आलसी व्यक्ति समय के अभाव की दुहाई दिया करते हैं। ग प्रश्न, किसी मनुष्य ने क्या चेतावनी दे रखी है? किसी मनुष्य ने चेतावनी दे रखी है कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती हैं, खड़ी नहीं रहती हैं। सफलता का रहस्य किसे समझ में आ जाता है? जो लोग समय का ठीक विभाजन करके रोज उसका हिसाब किताब रखता है और समय की कद्र करता है, उसे ही सफलता का रहस्य समझ में आ जाता है। अंगा विद्यार्थी खेल कूद, व्यायाम तथा अन्य प्रकार की गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय कैसे निकाल सकते हैं? इसका उत्तर होगा, यदि विद्यार्थी अपने पूरे दिन की एक समय तालिका बना लें तो निश्चय ही ऐसा करने वाले विद्यार्थी खेल कूद, व्यायाम तथा अन्य प्रकार की गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय निकाल सकते हैं। अब आते हैं लिखित प्रश्नोत्तरों पर। पहला है क, हमारी समयाभाव की शिकायत कब गलत सिद्ध हो जाती है? उत्तर है, हमारी समयाभाव की शिकायत तब गलत सिद्ध हो जाती है जब हम सही ढंग से आत्मविश्लेषण करते हैं और हम जब स्वयं की जांच करते हैं तो हमारी ये शिकायत गलत होती है। वस्तुतः कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो व्यस्तताओं के बीच भी जिस काम को करने पर उतारू हो, उसे आवश्यक मानता हो करना और ना कर सके, वह कार्य कर लेता है, तो आलसी व्यक्ति ही इस प्रकार की शिकायतें करता है। कहने का मतलब ये है कि ये समयाभाव की शिकायत तब गलत सिद्ध हो जाती है जब हम अपना आत्ममंथन करते हैं, अब आत्मचिंतन करते हैं, अपना विश्लेषण करते हैं, आत्मविश्लेषण करते हैं कि हम जिस काम को करना चाहते हैं या जिसकी चाह रखते हैं उसे हम कर लेते हैं। और तब कैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास समय का अभाव है? समय के अभाव की शिकायत वही लोग करते हैं जो लोग आलसी होते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं और काम को टालते रहते हैं, आज नहीं कल पर टालते रहते हैं। अब नेक्स्ट है ख, गांधी जी और नेहरू जी दोनों का जीवन क्या प्रमाणित करता है? गांधी जी और नेहरू जी का जीवन प्रमाणित करता है, आपको पेज नंबर 15 पर मिल जाएगा। गांधी जी और नेहरू जी दोनों का जीवन प्रमाणित करता है
कि यदि हम अपना समय सोच समझकर विभाजित कर लें और फिर उस पर दृढ़ता से आचरण करें तो अपने निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिलता रहेगा। समय की शिकायत फिर कभी नहीं रहेगी और हम अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करेंगे और सफल व्यक्ति बनेंगे। फिर आता है गौ प्रश्न, समय का हिसाब अधिक सावधानी से रखने की आवश्यकता क्यों है? कह रहे हैं कि समय का हिसाब अधिक सावधानी से रखने की आवश्यकता है क्योंकि धन तो आता जाता रहता है किंतु समय फिर वापस नहीं आता। इसीलिए धन के बजट मतलब आय व्यय की योजना के समान ही समय का बजट मतलब समय तालिका बनाना आवश्यक है, तभी हम सुखी एवं स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। विषम परिस्थितियों में भी हम अपना संतुलन कैसे बनाए रख सकते हैं? विषम परिस्थितियों में भी यदि हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय निकालें और इन सभी की साधना में रोज कुछ ना कुछ समय लगाएं तो हमारा तन मन स्वस्थ और सबल बनेगा और हम विषम परिस्थितियों में भी अपना संतुलन बनाए रख सकेंगे। समय विभाजन के अनुसार अंग प्रश्न, समय विभाजन के अनुसार काम करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? समय विभाजन के अनुसार हमें कार्य करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। हमारे सभी काम सुचारू रूप से और निश्चित समय पर अनायास होते चले जाते हैं। पहला। दूसरा, कसरत के लिए, आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए और पठन पाठन आदि के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। तीसरा, हमारे जीवन की व्यस्तता के बीच निश्चिंतता आ जाती है। यही नहीं, अपने व्यवसाय में हम पहले से कहीं अधिक कुशल और सक्षम बन जाते हैं। अब अंतिम प्रश्न है, वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन का महत्व अधिक क्यों है? वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन का कई कारणों से अधिक महत्व है। पहला तो विद्यार्थियों को लंबा जीवन जीना है और सफलता की ऊंची ऊंची मंजिलें तय करनी हैं। इसीलिए दूसरा यह कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती हैं वे जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। तो वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन का अधिक महत्व क्यों है? पेज नंबर 16 पर आपको सेकेंड पैराग्राफ में मिल जाएगा आंसर आप स्वयं से भी लिख सकते हैं और पीडीएफ में दिए गए उत्तर को भी लिख सकते हैं। लिखना लेकिन आवश्यक है और प्रश्न के साथ उत्तर लिखेंगे, ना कि केवल आप पीडीएफ के अनुसार उत्तर उतारेंगे अपनी कॉपी पर। प्रश्न नंबर, प्रश्न के साथ उत्तर, शब्दार्थ आप लिख सकते हैं या बुक से याद करेंगे और प्रश्न उत्तर अवश्य कॉपी में लिखेंगे और जो अभ्यास दिया हुआ है इसमें वो भी आप करेंगे, पीडीएफ में दे दिया जाएगा। संधि से संबंधित जो अभ्यास दिए गए हैं वो बाद में रिवीजन में समझाए जाएंगे, अभी करने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले अभी व्याकरण में उसको समझेंगे और इस पर रफ में कर लेंगे, इस बुक को रफ में समझ करके आप भर लेंगे। पेज नंबर 19 पर नीचे लिखे शब्दों में एक और इत प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए दिया हुआ है और विलोम शब्द दिया हुआ है, इसको आप कॉपी पे अवश्य कर लेंगे। इसको भी पीडीएफ में इसके उत्तर दिए जाएंगे। बाकी ये आशय, पेज नंबर 17 पर आशय दिया हुआ है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय का मतलब है अर्थ। आशय का मतलब क्या होता है? अर्थ और आशय एक ही चीज है, पर्याय है ये। और आशय के लिखने का तरीका ये होता है कि इसको जो कठिन वाक्यांश है ये इसके अर्थ को समझाना होता है। अर्थ मतलब आपकी कितनी समझ विकसित होती है और लेखक क्या कहना चाहता है, इन दोनों को आपको अपने शब्दों में समझाना होता है। और आप जब ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ हो या बड़ी लाइन हो, ज़्यादा वाक्य हो उसमें, तो आप उसको 1-2 लाइन में भी उसका अर्थ समझा सकते हैं और 1-2 लाइन हो तो उसको आप 4-5 लाइन में भी समझा सकते हैं। इसका कोई ऐसा पैमाना नहीं होता है कि आपको 1-2 लाइन में ही समझाना है या आपको बहुत ज़्यादा समझाना है। बस अपने आप को बात समझानी है, बात रखना है। और इनको हमने जो पाठ को पढ़ाते समय इसको मैंने समझाया है, इसके आशय को, इसके मतलब को समझाया हुआ है। आप वीडियो को देख करके और इसके आशय को अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा, इसका अभ्यास करते रहिएगा। पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।